अस्सलाम वालेकुम। उन दोनों ने लॉन्ग एरिया में आकर सबको मुश्तरका सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आइए बैठे ना। साका ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया था। इस वक्त घर के तकरीबन सभी अफराद मौजूद थे। हसन और सिनान को दफ्तर से आने में अभी वक्त था। उनकी आज ज़रूरी मीटिंग थी क्लाइंट के साथ। और उसामा मस्जिद गया हुआ था, जबकि ऐमन अपने कमरे में बंद थी। सिद्रा को इसके इस वक्त सबके साथ ना होने की वजह अच्छी तरह मालूम थी। अस्सलाम वालेकुम। उन सब की नज़रें बेसाख्ता सलाम करते उसामा पर गई थीं। वो मगरिब की नमाज से फारिग होकर आया था। अंदर कदम रखते ही इसका ध्यान लॉन्ग एरिया की जानिब गया था, जहां साका, पेपो, उनके बच्चे और घर के तकरीबन सभी अफराद मौजूद थे। इसने अंदर आते ही हल्की बुलंद आवाज में सलाम किया था। वो अब उनकी जानिब गया था। कैसी हैं आप? वो अब रुककर उनसे हाल अहवाल पूछ रहा था। मैं ठीक, तुम बताओ अपना कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, इसने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। तुम हमारे साथ आकर बैठो ना, उन्होंने अपने पास बुलाते हुए कहा। मेरा कल टेस्ट ना होता तो मैं आपके पास जरूर बैठता। वो सहूलत से इनकार करता अपने कमरे की जानिब चला गया था। वो सबके पास कम ही बैठता, बातचीत करता था। इसके मुखातिब करने का अंदाज कदरे मुख्तसर सा था, इसलिए किसी ने ज्यादा इसरार नहीं किया था इससे बैठने के लिए। पेपो, मैंने आपको कितना मिस किया, यसरा ने उनसे लाड करने वाले अंदाज में कहा था। उधर आओ मेरी जान, उन्होंने मोहब्बत पाश नजरों से इसे अपनी जानिब बुलाया। सिद्रा बेगम के दिल में अनदेखी सी ठेस उठी थी कि काश वो ऐमन के साथ भी ऐसा ही रवैया रखती, तो आज वो अपनी पेपो के आने पर यूं कमरे में बंद ना होती, बल्कि उन सब के साथ यहाँ मौजूद होती। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो इसके कमरे में दाखिल हुई थी। खिड़की से आती बर्फीली हवाओं ने कमरे को पूरी तरह सर्द किया हुआ था। सामने ही वो बेड पर चारों अतराफ किताबें फैलाए उल्टी लेटी होमवर्क करने में मगन थी। इसकी शहद रंग आंखें बड़े इन्हिमाक से कापी पर जिमी थीं, जबकि सुनहरी बाल आज भी ऊंची पोनी में कैद थे। इसने ब्लैक गर्म लोअर के ऊपर ग्रे कलर का ढीला सा स्वेटर पहना हुआ था। सिद्रा बेगम आहिस्ता कदम लेती इसके पास बेड पर ही जगह बनाकर बैठ गई थीं। ऐमन बच्चे, उन्होंने मोहब्बत से लबरेज बेहद आहिस्तगी से इसका नाम लिया था। इसने पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। इसे अच्छा लगता था जब वो इसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए बेहद मोहब्बत से इसका नाम पुकारती थीं। इसे अपना वजूद इस लम्हा बहुत अहम लगता था। जी बड़ी मामा, इसने होमवर्क करते हुए ही कहा था। अब कितना वर्क रह गया है तुम्हारा? वो अभी भी इसके बालों को सहला रही थीं। बस ये लास्ट की 2 लाइन्स रहती हैं। ये करो और फिर बाहर चुल्लू, मेरे साथ खाने का वक्त हो रहा है। वो खिड़कियों के पास जाकर उन्हें बंद करते हुए बोली थीं। ठीक है, जैसा अब कही, इसने बात को तवील रुख नहीं दिया था। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। वो इसका ध्यान बटाने के लिए बोली थीं। वो इसकी किताबें वगैरह समेट कर बैग में रख रही थीं। वर्क कंप्लीट, वो चहकते हुए बोली थी। स्कूल वर्क पूरा होने की अपनी ही खुशी होती है, तो भला ऐमन क्यों खुश ना होती? इसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली उदासी के आसार इस वक्त कहीं घूमने से भी नहीं मिल रहे थे। इसे इस तरह खुश होते देखकर सिद्रा बेगम के लब अपने अब प्यारी सी मुस्कुराहट में ढल गए थे। जान बसती थी उनकी ऐमन में, तो भला इसकी खुशी में खुश क्यों ना होती? चली बड़ी मामा, अब मुझे वाकई भूख लग रही है। वो उनका हाथ पकड़ती हुई बोली थी। वो इसकी इस अदा पर एक बार फिर मुस्कुरा दी थीं। अब वो दोनों कमरे का दरवाजा लॉक करके डाइनिंग एरिया की तरफ जा रही थीं, जहां इस वक्त सब लोग खाने के लिए बैठे थे। साका कबाब भी लो साथ में। शगुफ्ता बेगम साका के बिरयानी डालने पर बोली थीं। जी अम्मी। वो उनकी बात की तकमील करते हुए अपनी प्लेट में चपली कबाब और साथ में रायता डाल रही थी। सिद्रा बेगम ऐमन को अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा रही थीं।
ऐमन को देखकर ना जाने क्यों, लेकिन साका के चेहरे पर एक पल को नागवारी उभरी थी। वो बोलते हुए चुप सी हो गई, जैसे ऐमन का यहाँ सबके साथ बैठना उन्हें अच्छा ना लगा हो। और साका बेगम की ये बात सबने अच्छी तरह महसूस की थी। वहां बैठे हर फर्द को ये बात मालूम थी कि वो ऐमन को कमतरी की नजरों से देखती थीं, जैसे इसके वालिदैन के ना होने में इसका कसूर हो। उन्होंने इसको मनहवस का टैग दिया हुआ था। वो शायद एक वहमी औरत थीं, और ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए इतना आपके लिए बेहतर होता है। इस वक्त भी वो वक्तन फवक्तन चेहरे के मुख्तलिफ जाविये बनाकर इसे ग्योरे जा रही थीं। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे, इसलिए वो इस पर कोई ताना आतंस के तीर नहीं बरसा सकती थीं। खैर जाने तो उन्होंने इसके सर के ऊपर से ही थे, वैसे भी क्या ही समझ आनी थी इसको उनकी बना सर पीर की बातें। आखिर को वो अभी बची थी, वो भी सिर्फ 9 साला, और इसकी बड़ी मामा ने इसे उन फजूल बातों से दूर ही रखा था जो इसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर करे। एक तरीके से वो इसके मासूम बचपन की हिफाजत करना चाहती थीं, जो उन्हें बेहद अजीज था। साका बेगम के यूं इसको इस तरह बार बार देखने पर वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, और ये बात इसके बराबर में मौजूद सिद्रा बेगम और सामने वाली नशिस्त पर बैठे उसामा की नजरों से कम अज कम मख्फी नहीं थी। ऐमन किया खाना खा लिया तुमने? उसामा ने इसकी तरफ देखकर मसरूफ से अंदाज में पूछा था, जो शायद इस वक्त यहाँ से अपने कमरे में भागने की तैयारियों में थी। अगर खा लिया हो तो तुम्हारे सोने का वक्त हो चुका है, जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, कल हमें स्कूल के लिए जल्दी निकलना है। इसने इसकी बात सुने बना ही अपना फरमान जारी किया था। जी। इसने फकत इतना कहकर अपने कमरे की जानिब तेजी से कदम बढ़ा दिए थे। ऐमन के यहाँ से जाने पर साका फुप्पो के चेहरे के बिल्लों में कमी आई थी, और वो सुकून से अब अपना खाना खा रही थीं। इसने अपने कमरे में आकर सुकून की सांस ली थी। ऐमन को उसामा का इसे वहां से भेजना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि इसने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि वो साका फुप्पो की उन अजीब नजरों से बच गई थी। इंसान अपने ऊपर पड़ने वाली प्यार भरी नजरों को कई बार महसूस ना करे, लेकिन नफरत और हिकारत से भरी निगाहों को वो पहली बार में ही जान लेता है। ऐमन भले ही इस काबिल नहीं थी कि वो उनकी जुमानी बातें समझ पाती, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए वाज़े नापसंदीदगी पहचान चुकी थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो सब खाने से फारिग होकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि साका फुप्पो अपने घर के लिए रवाना हो चुकी थीं। आहिस्ता कदम लेते किचन की जानिब आकर इसने वहां की लाइट ऑन की थी। पूरा किचन जैसे रोशनी में नहा गया था। रोशनी के सबब इसकी सुरमई आंखें वाज़े हो गई थीं। सिया बाल इसके माथे पर गिरे हुए थे। इसने फर्ज खोलकर इसमें से बिरयानी की डिश और साथ ही खाने की मुख्तलिफ अशिया निकाली थीं। इसने बिरयानी और इसके साथ ही शामी कबाब को ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया था। अब वो एक बाउल में रायता और दूसरे में कस्टर्ड निकाल रहा था। इसने उन सब चीज़ों को ट्रे में रखा था, साथ ही अलग से रखी हुई थोड़ी सी सलाद भी ली थी। अब इसका रुख किचन से बाहर की जानिब था। अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचकर इसने दरवाजे को हल्के से नोक किया था। ऐमन दरवाज़ा खोलो, और दूसरे ही पिल दरवाजे के खिलने की आवाज़ इसकी समातों में गूंजी थी। वो इसके सामने अब दरवाजे पर खड़ी थी। वो इसकी साइड से गुजरता खाने की ट्रे बेड पर रखकर सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। वो अब तक हैरानी के आलम में थी कि ये हो क्या रहा था इसके साथ। वो अब तक हैरानी के आलम में थी कि ये हो क्या रहा था इसके साथ। टेबल पर से भेजते वक्त उसामा को पूरी तरह इल्म था कि ऐमन ने लुकमा तक ठीक से नहीं खाया था। साका फुप्पो के चेहरे पर ऐमन को देखकर पड़ती सलवटे और ऐमन का उनकी नजरों से परेशान हो जाना देख चुका था। वो इस वक्त ऐमन का वहां से चले जाना ही इसके लिए बेहतर था। इसने सोचा था कि वो बाद में सिद्रा बेगम से ऐमन को खाना खुला देने को कह देगा,
लेकिन आज के तमाम इंतजामात करने में वो सुबह से लगी हुई बेहद थक चुकी थी, इसलिए उनसे कहना इससे मुनासिब ना लगा। अब वो खुद अपनी मामा की जगह खाने की ट्रे लिए मौजूद था। घर के हर फर्द को मालूम था कि ऐमन ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ये सब किसके लिए है? वो बेड पर बैठते हुए बोली। अब तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसामा इसके लिए ये कर सकता है। तुम्हारे लिए है, तुम खाना सही से खाए बगैर ही चली गई थी। इसने बगैर कोई फजूल बात किए साफ गोई से काम लिया था। अब मुझे देखती ही रहना है, खाना भी है। इसने संजीदगी से कहा था, क्योंकि वो खाने को ऐसे घोर रही थी जैसे वो इसमें जहर मिला कर लाया हो। इसके देखने के अंदाज किसी तफ्तीशी अफसर की तरह थे। नहीं नहीं, मैं खा रही हूँ। इसने फर्ती से ट्रे को अपने पास करते हुए कहा था, कहीं मुकाबिल वापस ही ना ले जाए। ऐमन को इस वक्त वाकई सख्त भूख महसूस हो रही थी। उसामा ने सच ही कहा था। डाइनिंग टेबल पर मुश्किल से इसने 2 से 3 नवाले ही लिए होंगे। साका फुकफो की अजीब नज़रों से वो इस वक्त हद से ज्यादा कंफ्यूज थी। खाना तो दूर की बात, पानी तक सही से नहीं पिया गया था इसे। लाओ मैं निकाल कर दूं, इससे रायता ठीक से ना निकलते देख वो फौरन बोला था। इसे खाते देखकर अब वो वही सामने वाली कुर्सी पर बैठकर इसके खाना खत्म करने का इंतजार कर रहा था। आखिर को बर्तन भी इससे ही धोने थे। हो गया तुम्हारा, अभी और कुछ रहता है? वो इसे कस्टर्ड का प्याला खत्म करते देख बोला था। नहीं, मेरा पेट अब वाकई ऊपर तक भर गया है। इसमें अब इतनी सी जगह भी खाली नहीं बची। वो इसे बाकायदा हाथों की उंगलियों को छोटा करके बता रही थी। बस बस समझ गया हूँ मैं। उसामा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए जैसे बात को खत्म करना चाहा था। अब वो सारे बर्तनों को ले जाने के लिए एक जगह इकट्ठा कर रहा था। अपना ब्लैंकेट पकड़ो और सोने लेटो, वरना फिर तुमने सारा वक्त सुबह को नींद में रहना है। और इस बार मुझे मजबूरन तुम्हें गाड़ी से फेंकना पड़ेगा। वो जाते हुए इससे डराना नहीं भूला था। पता जो था कि बगैर डराए इसके कानों में जूं ही नहीं रेंगनी, और हुआ भी कुछ यूं ही। इसके कमरे से जाते ही वो एक पिल की भी ताखीर किए बगैर सोने के लिए ब्लैंकेट में घुस गई थी। कहीं वो इसे वाकई गाड़ी से बाहर ना फेंक दे। इसे 1% भी भरोसा नहीं था उसामा पर। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो किचन में बर्तन वगैरह रखकर अपने कमरे में आया था। इस कमरे की दीवारें ग्रे कलर से पेंट की हुई थीं, जबकि सीलिंग का रंग सफेद था। कमरे के बीच में ब्लैक कलर का स्टाइलिश सा बेड रखा गया था। बेड की एक तरफ काले रंग का स्टडी टेबल था और थोड़े फासले पर काले रंग का दीवारगीर कबरूड लगा हुआ था। बेड की दूसरी जानिब काले रंग की बड़े साइज की खिड़कियां लगी हुई थीं, जिनसे लान का मंजर साफ नजर आता था। खिड़की के नीचे काले रंग का सोफा लगा हुआ था। बेड की सामने की जानिब काले ही रंग का लकड़ी का दरवाजा था। ये एक बेहद वसी कमरा था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। रात के 3 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो अभी अभी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया था। इसका सुर्ख और सफेद चेहरा मुकम्मल भीगा हुआ था। इसे देखकर साफ पता लग रहा था कि इसने वुजू किया है। वो चलता हुआ कबरूड की जानिब आया था। इसने कबरूड से सुरमई रंग की खूबसूरत सी जाए नमाज ली थी। शायद इसका इरादा तहज्जुद पढ़ने का था, और वाकई वो तहज्जुद के नफलों की नियत बांध चुका था। तहज्जुद का वक्त बेहतरीन वक्त होता है अपने रब से मुलाकात का, जब आप अपने नर्म और गर्म बिस्तर से उठते हैं, बगैर नींद की परवाह किए वुजू करते हैं, फिर अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते हैं। इस वक्त के सजदे अनमोल होते हैं। इस सुरमई आंखों वाले लड़के ने दुआ के लिए अपने रब के आगे हाथ उठाए थे, और बेशक मेरा रब देने वाला है। इसके लबों ने सूरत फातिहा की आखिरी 3 आयतें अदा की थी। इसने खुद के सिरात मुस्तकीम पर रहने की अपने रब से गुजारिश की थी, और हिदायत उन्हें दी जाती है जो हिदायत चाहते हैं। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? वो पानी पीने के लिए किचन में आया था जब इसकी नज़र फ्रापेन में दूध डालती अना आ पर गई थी। दुख नहीं रहा, चाय बना रही हूँ, वो मसरूफ से अंदाज में बोली थी। 1 कप मेरे लिए भी बना देना, वो निहायत दोस्ताना अंदाज में कहते हुए किचन में ही मौजूद कुर्सी पर जाकर बैठ गया था।
यूं ही खड़े रहने का इरादा है, आ चाय भी बनाओगी? वो इसे खुद को गुस्से से घूरते देख चुका था, इसलिए इसे याद दिलाना नहीं भूला था वो यहाँ चाय बनाने के लिए आई है, ना कि यूं ही फरीज होकर इसे घूरने के लिए। बना रही हूँ चाय, वो एक एक लफ्ज चबा कर कहती चाय बनाने लगी थी। तो फिर बना भी दो चाय, इसने चाय पर खासा जोर देते हुए कहा था, मजा जो आ रहा था इसे तंग करते हुए। अमार, अब अगर तुम्हारा ये प्यारा सा मुंहबंद ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो इस बार में तुम्हारे ये आगे के अमार, अब अगर तुम्हारा ये प्यारा सा मुंहबंद ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो इस बार में तुम्हारे ये आगे के दांत ही तोड़ दूं और फिर चाय बनाऊं। वो इसकी जानिब रुख करके खासी मुस्कुराते हुए हर एक लफ्ज दांत पेश कर अदा करती इसे आखिरी वार्निंग दे चुकी थी। अच्छा यार, नहीं कहता कुछ भी, वो मुंह बनाकर सरेंडर करने वाले अंदाज में कहता अपनी जेब से सेल फोन निकाल कर इसमें गेम खेलने लगा था। उन दोनों की बचपन से ही आपस में नहीं बुनती थी और इसी के चलते एन्नाया इसका सर तक फोड़ चुकी थी। अमार, वो कितनी देर से इसे आवाज लगा रही थी, लेकिन हेडफोन लगे होने की वजह से इसके कानों में एक लफ्ज तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए तंग आकर इसने अमार का कंधा पकड़कर हिलाया था। क्या मसला है? वो हेडफोन नीचे करता फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला था। आखिर को एन्नाया ने इसकी बेहद कमजोर रग जो दबा दी थी, वो इसे हर छोटी से छोटी बात पर याद दिलाना नहीं भूलती थी कि वो इसका सर तक फोड़ चुकी है, जिस वजह से 4 टाके आए थे इसको। ये लो तुम्हारी चाय। वो इसके हाथ में चाय का मग देकर अपने लिए ट्रे में चाय और स्नैक्स वगैरह रखती। अमार को जला देने वाली साइड सिमल पास करती ट्री लेकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। वो 2 साल छूटी थी अमार से, लेकिन अपनी जहानत से वो अक्सर इसे लाजवाब कर दिया करती थी और अमार हसन अहमर को लाजवाब सिर्फ एन्नाया सिनान अहमर ही कर सकती थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। ऐमन, तुम कब आई? वो अभी अभी अपने कमरे में आई थी जब इसकी नज़र सोफे पर पीर लटकाए बैठी ऐमन पर गई थी। अभी आई थी लेकिन अब थी ही नहीं। वो आंखें घुमाते हुए अपने सामने खड़ी एन्नाया से बोली थी, अच्छा आओ इधर बैठो, कोई काम था क्या तुम्हें? एन्नाया ने बेड पर बैठते हुए हाथ के इशारे से ऐमन को अपने पास बुलाया था। एन्नाया, आप ही मेरा होमवर्क समझा दे। वो अपनी कॉपी लेती एन्नाया के पास आकर बैठ गई थी। अच्छा समझा दूंगी तुम्हें, पहले उधर तो आओ। वो इसके हाथ से कॉपी वगैरह लेती इसे ड्रेसिंग टेबल पर लाकर बैठा था। पहले मैं तुम्हारे प्यारे से बाल तो बना दूं। एन्नाया ने इसके सुनहरी बालों को खोलते हुए मोहब्बत भरे लहजे में ये अल्फाज अदा किए थे। इसे ऐमन के सुनहरी बाल बेहद प्यारे लगते थे। फिर अब मेरा होमवर्क कराएंगी? ऐमन ने आंखें घुमाते हुए कहा था। आखिर को कल इसने स्कूल में भी शक्ल दिखानी थी। जो हुक्म छूटी सरकार, वो हाथ को खम देती हुई बोली थी। इसे बेहद अजीज थी ये अपनी प्यारी सी कजिन, इसलिए इसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश को पूरा करना नाया सिनान अहमर के लिए लाजमी हो जाया करता था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। आह अल्लाह जी, वो एन्नाया के कमरे से ऊपर की तरफ जा रही थी जब सीढ़ियों पर अचानक पीर मुड़ने पर वो नीचे की जानिब गिरने लगी थी। इसके मुंह से बेइख्तियार करा निकली थी और ऐमन को यूं महसूस हुआ जैसे इसका वजूद हुआ में ही मुअल्लक रह गया हो।